हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस। आज हम एनसीईआरटी समरी में आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 3, हमारी बदलती धरती, अवर चेंजिंग अर्थ। देखिए, ये जो चैप्टर है ये हमारी जो बेसिक ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसकी नींव रखेगा और आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है। ये चैप्टर आपके लिए केवीएस, डीएसएसबी, नेट, सेट और सारे एग्जाम्स में, चाहे वो ज्योग्राफी के हैं या फिर जीके रिलेटेड है, सब में यूजफुल रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम प्लेट की डेफिनेशन के साथ। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही गति करती हैं। पृथ्वी के अंदर मैग्मा में होने वाली गति के कारण ये प्लेटें हमेशा गतिमान रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट की। प्लेट किसे कहते हैं? तो स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। ये जो आपका धरातल है, पृथ्वी की ऊपरी सतह, यह विभिन्न प्लेटों में विभाजित है। इस पर 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें मानी गई हैं। अगर हम बड़ी प्लेटों की बात करें तो अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई, ये कुल 7 प्लेटें हैं जो बड़ी प्लेटों में आती हैं। छोटी प्लेटों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोकोस, नस्का, अरेबियन, फिलिपिन, कैरोलिना, फ्यूजी, कुछ ऐसी प्लेटें हैं जो छोटी प्लेटें हैं। तो पृथ्वी जो है वो प्लेटों में विभाजित है और ये प्लेटें हमेशा चारों तरफ घूमती रहती हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि प्लेटों में मूवमेंट कैसे होता है। प्लेटों में मूवमेंट है का जो रीजन है वो है पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाला मैग्मा। देखिए, जो मैग्मा है ये पृथ्वी के अंदर ही चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। जो ये आपका दुर्बलता मंडल है, यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें जो होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं और पिघलने के बाद ये मैग्मा ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखता है और जहां भी धरातल पर इसे कमजोर क्षेत्र मिलता है वहां से यह बाहर आ जाता है और अंदर इसकी इस तरह गति होती रहती है। तो इस मैग्मा की गति के कारण ही प्लेटों में मूवमेंट होता है। भूमंड यहाँ पे मैंने जो प्लेटों से रिलेटेड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। इसे आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं और बाकी मैं यहाँ आई बटन पे आपको अवेलेबल करवा दूंगी, जिसे आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थलमंडलीय प्लेटों की। भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी आकार, असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर टिके हुए होते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जात बल, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप व ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखिए, यहाँ जो बात की गई है वो अंतर्जनित बल की गई है और दूसरी बहिर्जनित बल की गई है। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं वो बल अंतर्जनित बल कहलाते हैं और जो बाहरी धरातल पर उत्पन्न होते हैं वो बहिर्जनित बल कहलाते हैं। आंतरिक सतह पर उत्पन्न होने वाले जो बल हैं उनसे पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर असमानताएं आती हैं, उबड़ खाबड़ बनता है। जबकि जो ऊपरी सतह पर बल उत्पन्न होते हैं उनसे पृथ्वी का धरातल समतल होता जाता है। तो अंतर्जात बल कौन कौन से हैं, उनमें यही आ जाएंगे। अभी हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए, ये है एंडोजेनेटिक कहते हैं अंतर्जात बल को। तो एंडो जो शब्द है वो अंतः प्लस जेनिक, जेनिक की अर्थ होता है उत्पत्ति, तो इससे मिलकर बना है एंडोजेनेटिक, अंदर ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होता है। और एक्सोजेनिक से, एक्सो का अर्थ होता है बाह्य और जेनिक की उत्पत्ति, तो ये शब्द बना एक्सोजेनिक। ठीक है, अब देखते हैं हम पृथ्वी की गतियों को। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार से होती हैं, एक तो अंतर्जनित बलों के कारण और दूसरी बाह्यजनित बलों के कारण। अगर हम अंतर्जनित बल की कहते हैं तो ये भी 2 तरह से उत्पन्न होते हैं। एक तो अचानक से भूपटल पर यानी भूपर्पट्टी पर जो परिवर्तन ला दें वो आकस्मिक बल कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। नेक्स्ट, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग जो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटल विरूपणी बल की। तो इसमें आ जाते हैं पर्वत निर्माणकारी बल,
मतलब ऐसे बल जिसमें वलन भ्रंशन वो जो सब आएंगे वो पटल विरूपणी बल कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे बल की, जो है बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल में आता है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण। तो हम अपक्षय की बात करें तो किसी भी चट्टान का मलबा जब उसी के आधार तल पर पड़ा रहता है तो वो अपक्षय कहलाता है। अन्य प्रक्रमों द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो अपर्दन कहलाता है, और कहीं जमा कर दिया जाता है तो वह निक्षेपण कहलाता है। तो अपर्दन और निक्षेपण जो है वो नदी या बहता जल द्वारा, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद आदि के द्वारा होते हैं। तो ये टेबल अगर आप याद रखेंगे तो इससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 7th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये मैटर आपको दिया गया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 11th क्लास में से बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इन बेसिक चीज़ों को आप याद करते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकस्मिक बलों में सबसे पहले ज्वालामुखी की। तो देखिए ये आपको ज्वालामुखी का डायग्राम दिखाई दे रहा है। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ बाहर निकलते हैं, और यह पृथ्वी के अंतर्जनित या अंतर्जात बल का परिणाम है। अभी आपने पढ़ा कि भूकंप जो उत्पन्न होते हैं वो अंतर्जात बल का और आकस्मिक बल का परिणाम है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि ये अपना पृथ्वी का धरातल है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है जी, अब ये जो है ये है मेंटल, ऊपरी मेंटल का भाग, जहाँ पर जो मैग्मा चैम्बर होता है, जैसे यहाँ लिखा गया है, ये दुर्बलता मंडल वाला भाग है जो 100 से 400 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। ये मैग्मा धरातल के ऊपरी सतह पर आ रहा है, तो जिस नली के माध्यम से आ रहा है वह निकास या वेंट कहलाती है। जिस छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है वो क्रेटर कहलाता है, और बाहर निकलने वाला पदार्थ गैस, राख और लावा होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको शब्द याद रखने हैं कि निकास और वेंट क्या होते हैं। जिस नली के माध्यम से लावा बाहर निकलता है, जिस छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है वह क्रेटर कहलाता है। जिस जगह से बाहर निकलता है वो मैग्मा कोस्ट या मैग्मा चैम्बर होता है, और जो बाहर निकलता है उसमें गैस, राख व लावा आते हैं। ज्वालामुखी पर भी डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, यहाँ आई बटन में दे दूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोजेनेटिक और आकस्मिक फोर्स में भूकंप की। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। अब भूकंप से रिलेटेड कुछ दो शब्द हैं जिन्हें हर एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी का आईएएस हो या फिर आप किसी भी 3rd ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता रहा है कि उद्गम केंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें, तो इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। फोकस हमें वैसे से उद्गम केंद्र कहते हैं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड याद करने से आपको फायदा रहेगा। और मैं यहाँ पर अधिकतर टर्मोलॉजी जो है उनके इंग्लिश वर्ड भी प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आपको इंग्लिश वर्ड्स याद करने की आदत बनानी चाहिए। तो उद्गम केंद्र को हम फोकस कहते हैं। तो फोकस तो जैसे वर्ड है कि हमें एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारी लाइफ में, हमारी जॉब। तो वैसे ही जहां पर भूकंप सबसे पहले धरातल के नीचे उत्पन्न होता है वह ही फोकस कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है अधिकेंद्र या एपीसेंटर। अधिकेंद्र या एपीसेंटर, तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ई से होता है एपीसेंटर और ई से होता है हमारे धरती का एक्सोस्फीयर, बाह्य क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छी अच्छी ट्रिक बनाइए और याद रखा कीजिए। यहाँ मैं भी आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताया करूंगी। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसका निकटतम स्थान इसके निकटतम स्थान पर सर्वाधिक हानिकारक होता है। देखिए ये है आपका भूकंप मूल, या जिसे हम कहते हैं फोकस, और इसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर धरातल पर जो क्षेत्र होता है जहां पर भूकंप अनुभव किया जाता है वो कहलाता है एपीसेंटर। और यहाँ से यह इस तरह चारों ओर गति करता है और अपनी हानि डालता है। एक और बात जो याद रखने वाली है कि एपी सेंटर के पास में सबसे ज्यादा हानि होती है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो भूकंप का प्रभाव कम होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंग या जिन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं यानी समानांतर, एस तरंगे या जिन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं यानी लंबवत, और एल तरंगे जो पृष्ठीय तरंगे होती हैं। देखिए जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले भूकंप मूल या फोकस पर जो तरंग उत्पन्न होती है वह होती है पी तरंगे। उसके बाद एस और धरातल पर जो पहुंचती है वो होती है एल तरंगे। सबसे ज्यादा हानिकारक जो तरंग है वो एल तरंग होती है। ठीक है, अब इनकी गति को समझ लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं इसलिए मैंने डायग्राम डाला है।
अनुदैर्ध्य या समानांतर की बात करें तो पी तरंगों में तरंगों की गति कुछ इस तरह से होती है, समानांतर चलती हैं ये, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। क्लियर। अब अगर हम एस तरंग की बात करें तो वो कुछ ऐसे चल रही हैं, मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन इस तरह से लंबवत रूप में। तो ये आपको याद रखना है इनका अंतर। पी तरंगों में कैसे होगा, आगे पीछे एक दूसरे को धक्का देके चलती हैं, जबकि एस तरंगे इस तरीके से चलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भूकंप है उसका मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं, और जिस स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। अगर भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम है तो प्रभाव जो होगा वो न के बराबर होगा। 5 तीव्रता का भूकंप होता है तो वहां वस्तुओं के गिरने से क्षति होती है, और जब भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली होता है। या आपको याद रखना है कि गुजरात के जो भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, उसकी तीव्रता भी 6.9 ही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 या उससे अधिक तीव्रता का जो भूकंप होता है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। देखिए, आपको भुज भूकंप की डेट और भारत में जो सुनामी आई थी उन दोनों की ही डेट याद रखनी है, क्योंकि पिछले केवीएस में सुनामी की डेट पूछी गई थी। तो इस बार आशंका है या फिर कहें पूरी संभावना है कि भुज भूकंप की डेट पूछी जा सकती है। तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें स्कूली बिल्डिंग गिरने से 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका व्यक्त की गई थी। अगर हम बात करते हैं सुनामी की तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, जिसका मुख्य बिंदु जो था वह हिंद महासागर था, और इससे एक तरफ तो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा में बहुत जनधन की हानि हुई थी, दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में भी जनधन की हानि हुई थी। भारत का जो मुख्य दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह भी इस सुनामी में नष्ट हो गया था। आगे हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी अंतर्जात बल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की, अब हम बात करते हैं बहिर्जनित बल द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियों की। तो स्थलाकृतियों को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी टर्मोलॉजी याद होनी चाहिए कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय यानी वेदरिंग, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया, यानी कोई एक चट्टान है उस पर सूर्य ताप, वर्षा का जल आदि प्रक्रम काम करेंगे तो वह टूटेगी, और टूट के वह वही लुढ़क के अपनी पैतृक जो चट्टान है वही नीचे इकट्ठी हो जाए तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपक्षय। यानी अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर्दन की। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाला क्षय। विभिन्न प्रक्रम जैसे जब बहता हुआ पानी, बहती हवा एवं जो लुढ़कती है हिम, वो क्या करती है, जो पदार्थ अपनी मूल चट्टान से अलग हो जाते हैं उनको अपने साथ लुढ़का के या बहा के आगे ले जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपर्दन या इरोजन। नेक्स्ट है निक्षेपण या डेनुडेशन। वायु, जल आदि द्वारा अपर्दित पदार्थों से का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और उनका एकत्रीकरण करना ही निक्षेपण कहलाता है। यानी जो अपर्दन की प्रक्रिया में पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए गए हैं उनका कहीं जमाव किया जाना ही निक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनाच्छादन की। तो ये जो सभी प्रक्रिया हैं अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहा जाता है। तो यहाँ ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक चट्टान है, इस पर विभिन्न प्रक्रम हुए तो यह पदार्थ यहाँ इकट्ठा हो गया, तो ये था अपक्षय। फिर बहता जल, पवन आदि द्वारा इसको यहाँ ले जाया गया है यहाँ तक, तो ये ले जाने की प्रक्रिया हो जाती है अपर्दन, और यहाँ पर जमा किया जाना कहलाता है निक्षेपण। नेक्स्ट हम बात करते हैं नदी के कार्यों की, वर्क ऑफ रिवर। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। सामान्य सी बात है कि नदी धरातल के ऊपरी भाग पर बहती है, इसलिए वह भूमि दृश्य होती है। सबसे पहली जो स्थलाकृति बनती है वह है जलप्रपात। जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात कहलाती है। देखिए, जब क्या होता है, कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं, क्षैतिज के समानांतर पाई जाती हैं, तब नदी मुलायम चट्टान को तो आसानी से काट देती है। ये मुलायम चट्टान है और उसे काट दिया है, जबकि ये जो कठोर शैल है इसको आसानी से नहीं काट पाती है, फलस्वरूप उस पर नदी बहने लगती है। और जब कभी ऐसी संरचना मिलती है तो वह उससे ऊपर से नीचे गिरती है और जलप्रपात का निर्माण करती है।
विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है। अन्य की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया वाटरफॉल काफी फेमस है। तो ये कुछ जलप्रपात हैं जिनकी स्थिति आपको मैप में देखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विसर्प, जिन्हें मियंडर्स कहा जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखिए, पहले नदी जो थी वो पर्वतीय क्षेत्रों में थी और उसकी अवस्था थी युवावस्था, जैसे, और बहुत तीव्र बहाव होता है। जैसे ही वह युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो उसकी गति में कुछ परिवर्तन होता है, यानी कुछ कम होती है, और वह इस तरह मोड़ बनाती हुई बहने लगती है। तो इन मोड़ों को, ऐसे लहरदार जो मोड़ पड़ते हैं, यही क्या कहलाते हैं? विसर्प। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाप झील या गोखुर झील की। आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे स्तर पर याद करना शुरू कीजिए, तो बाद में जाके आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वही प्रक्रिया यहाँ चरितार्थ होगी। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन व निक्षेपण शुरू हो जाता है, जिसे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है, जिसे चापाकार झील कहते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चापाकार झील है, तो आपको समझने में सहूलियत रहेगी कि इसमें क्या होता है। नदी लगातार बह रही है, लेकिन वह क्या करेगी, इस तरह निक्षेपण करने लगेगी। वह एक तरफ से तो अपर्दन करेगी, लेकिन दूसरी तरफ वह निक्षेपित भी करेगी पदार्थ। तो निक्षेपण करने की प्रक्रिया में ये झील जो थी वह कट कट के अलग होने लगी। क्रमिक रूप से यहाँ पर क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, यानी कटाव हो रहा है। कटाव के फलस्वरूप ये जो नदी पहले यहाँ तक थी, ये वाली नदी पहले यहाँ तक थी, अब कटाव होते होते ये यहीं तक रह गई है। तो यह जो एक अलग संरचना बन के सामने आती है, वह क्या कहलाती है? चाप के आकार में होने का कारण चाप झील, या फिर जानवरों के खुर जैसी आकृति होने के कारण गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाढ़ग्रस्त मैदान की, फ्लड प्लेन्स की। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर निकलने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेप करती है। मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। देखिए, होता क्या है कि जब नदी में तीव्र बहाव, सामान्य बहाव है तो ठीक है, लेकिन जब कभी नदी में पानी ज्यादा आ जाए और बहाव तीव्र हो जाए, तो वह अपने पूर्व निर्धारित क्षेत्र की बजाय फैल के बहने लगती है। वह अपने तटों का विस्तार कर देती है। ठीक है, मान ली ये जो नदी थी, यहाँ डायग्राम में देखिए, पहले यहाँ बह रही थी, लेकिन अब पानी ज्यादा आ गया, तो इसने अपने आप को इन क्षेत्रों में फैला लिया है और अपने साथ लाए गए पदार्थ, जो मिट्टी थी, उनको जमा कर रही है। तो ये क्षेत्र भी उपजाऊ हो जाएंगे। तो यह क्या कहलाते हैं? बाढ़ग्रस्त मैदान। ये पूरा का पूरा क्या है? बाढ़ग्रस्त मैदान। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटबंध या लेवीज। नदी के उत्तर तटों को तटबंध कहा जाता है। मतलब नदी के जो तट, पहले तट यहाँ था, अब वो यहाँ तक पहुंच गया है, तो वो क्या कहलाएगा? तटबंध कहलाएगा, या लेवीज कहते हैं जिसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी की। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहते हैं। देखिए, यह जो मुख्य नदी यहाँ आ रही थी, अब नदी अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गई है। ठीक है, और वहां पहुंचने पर इसकी बहाव शक्ति बहुत कम हो जाएगी, नदी में जल की मात्रा भी कम हो जाती है, और वह धीरे धीरे अपने मार्गी कटावों को काट नहीं पाती है। अपने मार्ग के जो जमाव होते हैं, जो ऑलरेडी अवरोध होते हैं, उन्हें काट नहीं पाती है, और फलस्वरूप खुद ही विभाजित होती रहती है। तो अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसे क्या कह देते हैं? वितरिका कहते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा। वितरिका अपने मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रहण से डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि वितरिका और डेल्टा दोनों ही वृद्धावस्था की स्थलाकृतियां हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब नदी यहाँ पे तो इसने अपनी वितरिका बना दी और ये समुद्री सीमा है, तो जब यहाँ पे गिरेगी तो इस तरह से जैसे वो डेल्टा बना रही है, तो यही क्या कहलाता है? ये आकृति इस तरह
वितरिकाओं के बाद डेल्टा बनाती है नदी और उसके बाद समुद्र में गिरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्री तरंग के कार्य, वर्क ऑफ सी वेव्स। समुद्री तरंगीय अपरदन व निक्षेपण तटीय से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। देखिए, समुद्री जो जल होता है वह अपने तटवर्ती क्षेत्रों में लगातार लहरों के रूप में प्रहार करता रहता है। तो कभी वो प्रहार शक्तिशाली होता है जिससे कटाव होता है, और तरंग जब वापस जाती है तो अपने साथ निक्षेपित पदार्थों को ले जाती है। फिर अगली बार उन निक्षेपित पदार्थों को लहर अपने साथ तट पर छोड़ जाती है। तो जो आकृतियां बनती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहली आकृति है समुद्री गुफा। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित हो जाती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको डायग्राम में दिखेगा, ये एक पर्वत है, यहाँ पर लगातार जल आएगा टकराएगा आएगा टकराएगा, तो जहां भी मुलायम चट्टान होगी वहां पर यह गड्ढे का निर्माण कर देता है। तो यही क्या कहलाता है? समुद्री गुफा कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटीय महराव की। तो समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय महराव कहते हैं। यही आकृति यहाँ बड़ी हो गई है और धीरे 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 जब यह और बड़ी हो जाएगी तो केवल इस तरह की संरचना रह जाएगी जो कहलाती है तटीय महराब। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैक की। लगातार अपरदन तटीय महराब को भी तोड़ देता है, केवल दीवारें बचती हैं और दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब यह प्रक्रिया जो तटीय महराब की बार बार चलती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो छत है इसकी वह टूट जाएगी, पतली हो जाएगी और धीरे धीरे टूट जाएगी। तो टूटने से यह जो आकृति रह जाएगी इधर वाली, वो कुछ इस तरह की दृश्य होगी। तो यह क्या कहलाता है? स्टैक। समुद्री भृगु की हम बात करें तो समुद्री तट जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे शैलीय तट को क्या कह देते हैं? समुद्री भृगु कह देते हैं। जो चट्टान नुमा खड़े रहते हैं वो भृगु कहलाते हैं। समुद्री पुलीन, समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। यानी यहाँ पर बात क्लियर सी है कि जैसे ये आपका समुद्री तट है ये वाला, तो जो अपने साथ पदार्थ तरंगे वापस समुद्र से लाएंगी उनको यहाँ जमा करती जाएंगी और जमा करने से एक छोटी सी संरचना बन जाएगी कठोर, तो वह क्या कहलाएगी? पुलीन कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमनद के कार्य की। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें क्या होता है कि बर्फ पिघलती है। सर्दियों में तो वहाँ बर्फ जमी रहती है, लेकिन जब उष्ण मौसम आता है तो वहाँ वो बर्फ पिघलने लगती है। और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे ये एक पर्वत है, इसका ये तटीय क्षेत्र किनार मतलब तलीय क्षेत्र है, फिर एक और पर्वत है उसका यह तलीय क्षेत्र है, तो इन क्षेत्र जो ये गड्ढे होते हैं इनमें जल भर जाता है और कुछ इस तरह की जो रचना है वो बनती है। क्या कहलाता है? पैटर्नास्टर लेक। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े रेत मिट्टी आदि के निक्षेपण से हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन के कार्य की। देखिए, ये जो आकृतियां हैं ये आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ये 7th क्लास से शुरू हो रही हैं और ये आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़नी पड़ेंगी और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगी। यहाँ ये कम दी गई हैं, जब हम इन्हें 12th में पढ़ेंगे तो वो यहाँ 11th में पढ़ेंगे तो वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो बेहतर है आप इन पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए चलें, धीरे धीरे समझते चलें। और देखिए, किसी भी वीडियो को आप एक बार देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, बार बार देखना है, खुद बुक में पढ़ना है और फिर से देखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन के कार्य की। तो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में शत्रक के आकार की शैल को शत्रक शैल कहा जाता है। इसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। देखिए, यह जो आकृति दिखाई गई है आपकी वह है शत्रक शैल की। इसमें क्या होता है? कठोर और मुलायम चट्टानें जो होती हैं वह पाई जाती हैं। हवा चलती रहती है तो हवा जो होती है वह नीचे से चट्टान को घिस देती है और ऊपर की चट्टान जो कठोर थी वो बनी रहती है। तो इस तरह जो आकृति बनती है वह शत्रक शैल कहलाती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन निक्षेपण द्वारा पहाड़ी नुमा आकृति बनती है जिसे बालू का टिब्बा कहते हैं। देखिए ये जो आकृति है बालू के टीलों की है। देखिए ये जो टीले नुमा सदृश्य है ये बालू के टीले हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब बिना अवरोध के तीव्र हवा चलती है तो यह प्रक्रिया सामान्य रूप से देखी जाती है। कोई भी छोटा अवरोध होता है, जैसे कोई भी झाड़ी आ गई या फिर कोई छोटे मोटे कंकड़ों का ढेर आ गया, वहां पर ये अवरोध मिल जाता है बालू को और जमा होने से यह आकृति बन जाती है। बालू के कणों के विस्तृत मैदान में निक्षेपण से लोयस मैदान का निर्माण होता है जो प्रमुखतः चीन में पाए जाते हैं। देखिए हवा जब कहीं उड़ रही है, कंटिन्यू बालू की बजरी को ले लेके उड़ रही है तो कहीं उसे जमा भी करेगी, और जहां वह उसे जमा करती है तो वो जो मैदान नुमा संरचना बनती है वह लोयस मैदान कहलाता है। और लोयस मैदान मुख्यतः चीन में देखा जाता है। इस तरह आज ही आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको यहाँ तक देखा आपने चैप्टर को, थैंक यू। चैप्टर को हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।